स्टडी आई 8 में आपका फिर से स्वागत है। मैं रामकृष्ण कुमार हीरा आप सबों के लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लेके आए हैं, जो ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, बिहार पुलिस, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जेपीएससी, बंगाल पीसीएस और जो भी महत्वपूर्ण पीसीएस हैं जो आगामी परीक्षाओं में जो पूछे जाएंगे उनसे ये संबंधित ये प्रश्न है। तो आप में हमारे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए घूर्णन का नियम, बी विस्थापन का नियम, सी संवेग का नियम, डी जड़त्व का नियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है। वहीं इनके बारे में ज़रा विस्तार से जान लें कि न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। पहला जो नियम है कि पहला नियम में जो है कि जड़त्व के नियम के रूप में भी जाना जाता है। इसमें कहा गया है कि एक वस्तु तब तक स्थिर रहेगा और एक वस्तु उसी दिशा में गति में बनी रहेगी जब तक उस पर असंतुलित कार्य नहीं करता है। वहीं दूसरे नियम न्यूटन के गति के दूसरे नियम में कहा गया है कि निरंतर द्रव्यमान होने के लिए बल द्रव्यमान त्वरण गुणनफल के बराबर होता है। बल भी संवेग में परिवर्तन के प्रति समय में परिवर्तन के बराबर है। वहीं तीसरे में कहा गया है कि तीसरे नियम में कहा कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। वहीं बात करें आज के दूसरे प्रश्न की, तो यदि किसी वस्तु का वेग आधा हो जाए तो उसकी गति ऊर्जा हो जाएगी। ऑप्शन ए 4 गुना, बी 1/4 हो जाएगी, सी 2 गुना हो जाएगी, डी आधी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1/4 हो जाएगी। किसी वस्तु का वेग आधा हो जाए तो उसकी गति ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। तो इसके बारे में भी विस्तार से जान लें कि इनका धारणा क्या है कि वेग विस्थापन के परिस्थिति परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। इसे v से दर्शाया जाता है और इसका SI मात्रा मीटर सेकंड होता है, मीटर व सेकंड होता है। गतिज ऊर्जा किसी कण की गति के कारण होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। यह KE द्वारा दर्शाया गया है और इसका SI मात्रा जूल है। गतिज ऊर्जा को निम्न द्वारा दिया जाता है, जैसे KE कनेक्टिंग एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², जहाँ m निकाय का द्रव्यमान है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, गुर्दे की बाहरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए झिल्ली, बी मांजा, सी कोशिका स्तवक, डी श्रेणी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए झिल्ली। गुर्दे की बाहरी परत को झिल्ली कहते हैं। तो वहीं इनके बारे में भी विस्तार से जान लें कि गुर्दे के बाहरी परत को वृक्क झिल्ली के रूप में जाना जाता है और इनमें हेनल पॉस के कुछ हिस्सों को छोड़कर वृक्क नालिकाएं और वृक्क कोशिकाएं शामिल है जो वृक्क मज्जा में उतरती है। इसमें वृक्क संग्रह नालिकाएं और रक्त वाहिकाएं भी होती है। यह गुर्दे का वह हिस्सा होता है जहां अल्ट्राफिकेशन होता है। वहीं बात करें तो दूसरे पॉइंट की इसकी, तो गुर्दे के अंतर्मन भाग को विक्रम मंजा के रूप में जाना जाता है। गुर्दे की श्रेणी गुर्दे के मूत्रवाहिनी के एक कीप का आकार का पतला हिस्सा है। वहीं बात करें तो कोशिका स्तवक कोशिकाओं का एक जाल है।
आज की चौथे प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार होती है? ऑप्शन ए सेलेनियम, बी सल्फर, सी फास्फोरस, डी आयोडीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आयोडीन। ये जो भी प्रश्न है आगामी रेलवे ग्रुप डी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस भारत के किसी भी भाग का और बिहार पुलिस जैसे राज्य में जो होने वाले अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये साइंस के सभी प्रश्न लाभदायक होंगे। तो इन्हें इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो इनके बारे में ज़रा विस्तार से जान लें कि आयोडीन एक चमकदार अधातु है। आयोडीन की परमाणु संख्या 53 है और इसका प्रतीक चिन्ह है। चमकीला का अर्थ चमकीला है। तो वहीं बात करें आज के 5वें प्रश्न की, तो चींटी के डंक से होने वाला तेज दर्द किसके कारण होता है? ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल, बी हाइड्रोलिक अम्ल, सी फॉर्मिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल के कारण चींटी के डंक करने से इसका दर्द तेज होता है। इनके बारे में भी ज़रा विस्तार से जान लें कि चींटी काटने से फॉर्मिक अम्ल शरीर के अंदर जाती है जो हमारी नसों में जलन पैदा करेगा और एक उत्तेजक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। इसलिए चींटी से होने वाला तेज दर्द फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। वहीं बात करें आज के 6ठे प्रश्न की, किस आधार पर लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है? ऑप्शन ए अम्ल, बी क्षार, सी लवण, डी कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्षार के आधार पर लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है। वहीं इनके बारे में ज़रा विस्तार से जान लें कि क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है। जब एक लाल लिटमस पेपर क्षार पेपर में डुबाया जाता है तो लाल लिटमस पेपर नीले रंग में बदल जाता है, जो दिए गए क्षार इंगित करता है। वहीं बात करें तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। वहीं आज का 7वें प्रश्न की बात करें तो एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी किसके द्वारा गर्म हो जाता है? ऑप्शन ए प्रवाहकत्व, बी संवहन, सी विकिरण, डी इसके अणुओं की गति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संवहन। संवहन के कारण एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी गर्म हो जाता है। वहीं इस विस्तार से इस पे चर्चा करते हैं कि यह एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी संवहन द्वारा गर्म होता है। यह तरल पदार्थ के द्रव्यमान गति द्वारा गर्मी के हस्तांतरण की प्रक्रिया है। जैसे कि पानी जब गर्म तरल पदार्थ के स्रोत से दूर जाने और उसके साथ ऊर्जा ले जाने के कारण होता है। वहीं बात करें दूसरे पॉइंट की, तो प्रवाहकत्व एक पदार्थ की सामग्री के माध्यम से गर्मी के संचरण की प्रक्रिया है। वहीं तीसरे पॉइंट की बात करें तो विकिरण उपपरमाणु कणों या विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा के उत्सर्जन की प्रक्रिया है। आज का 8वें प्रश्न की बात करें तो आमतौर पर अपशिष्ट जल प्रशोधन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अपशिष्ट जल प्रबंधन, बी पानी की सफाई, सी मल जल प्रशोधन, डी परिशोधन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मल जल प्रशोधन। आमतौर पर अवशिष्ट जल प्रशोधन की प्रक्रिया को कहते हैं। इनके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक से इसकी व्याख्या सुन लें और जान लें भी कि मल जल प्रशोधन मुख्य रूप से घरेलू सीवेज से अपशिष्ट पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया है।
दूषित पदार्थों को हटाने, उपचारित जल के उत्पादन, भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है जो पर्यावरण के लिए अधिक सुरक्षित है। वहीं आज के 9वें प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सा है। ऑप्शन ए सोना, बी लोहा, सी प्लेटिनम, डी टंगस्टन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टंगस्टन सबसे कठोर धातु है। वहीं इनके बारे में भी जरा विस्तार से चर्चा करते हैं कि प्लेटिनम सबसे नरम धातु में से एक है, इसलिए इसका उपयोग ज्वेलरी में किया जाता है। यह एक जटिल डिजाइन से बना सकता है। यह अत्यधिक नमनीय है। टंगस्टन की उत्पत्ति स्वीडिश नाम से तुंगसुटेन से हुई है, जिसका अर्थ भारी पत्थर होता है। कठोरता धातु की सतह पर एक दांत बनाने के लिए खरोच करने की क्षमता है। यह सिर्फ एक संख्या उपयोग करके मापा जाता है। रॉकवेल, ब्रिनेल, विर्कस टेस्ट, जिसमें से एक ब्रिनेल सबसे सटीक है। सोना 25 MPa है, प्लेटिनम 40 MPa है, टंगस्टन 310 MPa है। इसके कारण ये कठोर है। लोहा 150 MPa है और हीरा 10,000 MPa अधातु है। वहीं बात करें तो यह परमाणु संख्या 74 के साथ एक रासायनिक तत्व है जिनकी तन्यता दुनिया में मौजूद सभी धातुओं से उच्चतम होती है। इसका प्रतीक W है। कार्बन के साथ संयुक्त होने पर टंगस्टन मजबूत O=2 अधिक टिकाऊ हो जाता है टंगस्टन कार्बन के। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 10वां प्रश्न की बात करें तो रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है। ऑप्शन ए क्यूरी, बी एंगस्ट्रॉम, सी कैंडेला, डी तीव्रता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्यूरी। क्यूरी रेडियोधर्मिता की इकाई है। इनके बारे में भी विस्तार से जान लें। यह मेरा अंतिम प्रश्न है। रेडियोधर्मिता की इकाई क्यूरी है और इकाई जैसे एंगस्ट्रॉम की मात्रा लंबाई है, कैंडेला प्रकाश की तीव्रता है, फर्मी लंबाई की माप है, क्यूरी रेडियोधर्मिता है। तो इनके बारे में बस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग स्टडी I8। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।